गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारक में आज हम सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने दो हमारे राजनीतिक विचारक यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो और सोक्रेटिस, ये प्राचीन राजनीतिक चिंतक में थे दो। अब अगले जो हमारे सेंट थॉमस एक्विनास है, ये मध्यकालीन राजनीतिक विचारक है। हमने इससे पहले हमारी पिछली कक्षा में दो तलवारों का सिद्धांत पढ़ा, चर्च राज्य के जो संघर्ष का सिद्धांत था वो हमने पढ़ा। उसमें हमने स्पष्ट किया था कि कुछ विचारक हैं जैसे एक्विनास है, ऑगस्टाइन है, ये चर्च को सर्वोच्च स्थान देते हैं, लेकिन मैकियावेली जैसे लोग जो विचारक हैं वो राज्य को सर्वोच्च स्थान देते हैं। तो इन दोनों के मध्य एक प्रकार का जो संघर्ष हुआ कि राज्य के समर्थक कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च, हम सर्च के दिन क्यों नहीं, और जो चर्च या ईसाईयतवादी जो विचारक हैं उनमें एक्विनास भी है, ये कहते हैं कि नहीं, राज्य है वो चर्च के अधीन है। तो ये जिस प्रकार से चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष हुआ, तो उनमें से एक हमारे सिलेबस के जो विचारक है वो है एक्विनास, सेंट थॉमस एक्विनास। अब इन्होंने एक नवीनतम रूप से चर्च और राज्य के मध्य समन्वय बैठाया, सामंजस्य बैठाया और दोनों के मध्य संतुलन बैठाकर अपने विचार प्रदान किए। लेकिन सबसे पहले हम उनकी कुछ जीवन परिचय के बारे में समझते हैं। देखिए, सेंट थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 में हुआ, 1225 में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर यानी एक्विनास का 1225 में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे वो एक्विनो के काउंट थे, एक राजकीय पद था जिसका नाम था काउंट। इस एक्विनो नगर में वो काउंट थे इनके पिताजी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यही हुई। फिर अपनी प्रारंभिक आयु में इन्होंने एक संस्था समाज सेवा की है, डोमिनिकल संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण करी। एक्विनास में एक डोमिनिकल संप्रदाय नाम से एक समुदाय था जो समाज सेवा से प्रेरित था, इसके सदस्य बन गए। फिर उन्होंने अल्बर्ट के नेतृत्व में कहें या फिर उनके अधीन रहते या फिर उनकी शिष्यता ग्रहण करते उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, शिक्षा अर्जित की। बाद में वो पेरिस विश्वविद्यालय में धर्म के आचार्य, रिलीजन के प्रोफेसर के पद पर उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। ठीक है, तो जीवन की प्रमुख घटनाएं बस यही है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस संप्रदाय के सदस्य थे, और फिर अपने आगे के जीवन में उन्होंने एक संत के रूप में, एक धर्म के आचार्य के रूप में पेरिस विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं की। ठीक है, मुख्य बात ये है इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ रचनाएं हैं उसमें सबसे प्रमुख है सुम्मा थियोलॉजी। कई बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया कि सुम्मा थियोलॉजी की रचना किसने की, या एक्विनास द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है सुम्मा थियोलॉजी का, दूसरा अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, द रूल ऑफ प्रिंस, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स और किंगशिप, किंग ऑफ साइप्रस। ये 6 रचनाएं सेंट थॉमस एक्विनास की हैं। आपको याद रखना है, परीक्षा के तौर पर उपयोगी है। विशेष तौर से आपको ये याद रखना है सुम्मा थियोलॉजी का, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, सुम्मा कंट्रा
जनरल्स और किंगशिप, ये आपको विशेष तौर से याद रखनी है। तो ये हो गया इनके जीवन परिचय और रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी। अब हम उनके राज्य के संबंध में जो विचार है उनको समझते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि थॉमस एक्विनास राज्य और चर्च के मध्य एक प्रकार का सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की बात करते हैं, या फिर यूं कहें कि ये ऐसे मध्ययुगीन विचारक हैं जो चर्च और राज्य के विचारों में समन्वय करते हैं और राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं। तो देखिए क्या है इनके राज्य के संबंध में विचार। देखिए यहाँ पर एक्विनास यूनानी दार्शनिकों यानी प्लेटो और अरिस्टो की भांति इस बात पर सहमति जताते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरिस्टो कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर ये यूनानी दार्शनिकों की भांति ये कहते हैं एक्विनास कि मनुष्य है वो एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। बिल्कुल सहमति जताते हैं। स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि मनुष्य राज्य के बाहर नहीं रह सकता, अपने जीवन का विकास राज्य में ही कर सकता है। राज्य की प्रमुखता को स्वीकार करते हैं एक्विनास भी कि राज्य हमारे लिए जरूरी है, हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे चौमों के विकास के लिए राज्य का अस्तित्व होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से प्लेटो और अरिस्टो राज्य की प्रमुखता देते हैं, उसी प्रकार से एक्विनास भी कहते हैं कि राज्य हमारे लिए जरूरी है, राज्य का त्याग नहीं कर सकते। मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण क्रियाएं राज्य में ही संपन्न करता है। जीवन के अस्तित्व के लिए राज्य का अस्तित्व होना अति आवश्यक है, ऐसा एक्विनास भी मानते हैं। इसलिए राज्य से परे नहीं हो सकते, राज्य अपने आप में अस्तित्व में बनाए रखना अति आवश्यक है ताकि हम और समाज के सभी लोग अपना विकास कर सकें। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर राज्य को बंधन के रूप में नहीं लेकर एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया। स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में किसने? एक्विनास ने राज्य को स्वीकार किया कि राज्य का अस्तित्व अति आवश्यक है और राज्य होना ही चाहिए। दूसरा, ये कहते हैं कि राज्य में जो पाए जाने वाली राजनीतिक सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता का जो अंतिम स्रोत है वो ईश्वर है। यानी राज्य में जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो स्रोत है वो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर सर्वोच्च है और हम जो इस भौतिक जगत की हैं, जो भी राजनीतिक सत्ता का उपभोग करते हैं, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना ही होगा, स्पष्ट करते हैं। तथा इसके समर्थन में वो बाइबल का एक उदाहरण देते हैं कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई शक्ति नहीं है, भगवान जगत का अंतिम कारण है। हमें मानना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है और इस संपूर्ण पृथ्वी जगत का जो अंतिम कारण है वो ईश्वर है। ईश्वर के अधीन हमें रहना चाहिए, ऐसा एक्विनास अपना मत रखते हैं, अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। ये बात में समझना है, ठीक है। तो पहली बात हम क्या समझे कि वो राज्य के समर्थन में राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दूसरी, ये राजनीतिक सत्ता का जो अंतिम केंद्र है वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ही हमारी अंतिम शक्ति का या सत्ता का केंद्र है, हमें ईश्वर की सत्ता को मानना चाहिए तथा यही हमें प्रथम गति प्रदान करने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मानते हुए कहते हैं कि जो शासन व्यवस्थाएं होती है, शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च शासन व्यवस्था है वो है राजतंत्र। कौन सी है? राजतंत्र, यानी राजाओं का शासन। राजाओं का शासन, एक व्यक्ति का शासन, वो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इसलिए तर्क देते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि देखो एक सिंपल सी है कि कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य में जो एक आधार होता है वो होती है एकता, यूनिटी। एकता किसी भी राज्य का मुख्य ध्येय होता है, समाज का मुख्य ध्येय होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए और समाज का कल्याण इसी में है कि उसमें एकता की सुरक्षा हो सके और शांति स्थापित रह सके। मतलब सरकार
चल पाएगी, ये जरूरी है। तो एकता, एक यूनिटी बनी रहेगी तो किसी प्रकार की राज्य के संचालन में, राज्य की सत्ता के संचालन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो एक प्रकार से यूनिटी के रूप में स्वीकार करता है, यूनिटी उसी में रह सकती है जिसमें राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है। तो स्वाभाविक है कि वहां पर सब व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो इसलिए इस तर्क के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन क्यों है, क्योंकि इसमें एकता बनी रहती है, संगठनात्मक रूप से एकता बनी रहती है। दूसरा, राजतंत्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक्विनास एक उदाहरण देते हैं। एक्विनास एक उदाहरण क्या देते हैं कि जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर पर हमारे हृदय का शासन होता है, हमारे संपूर्ण मानव शरीर पर विभिन्न अंगों के मध्य जिस प्रकार का हृदय का शासन होता है, हार्ट का जो शासन होता है, यहाँ फिर आप देखेंगे जो मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों में जो रानी मधुमक्खी होती है उसका शासन होता है। और जिस प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, ब्रह्मांड में जो सत्ता है, वो एक ईश्वर की है, अंतिम सत्ता ईश्वर है। उसी प्रकार से किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था किसी एक व्यक्ति में ही नीत होती है और वो हो सकता है राजा। बात को स्पष्ट समझना। इन्होंने क्या बताया है कि जिस प्रकार से हमारे मानव शरीर में विभिन्न अंगों के विभिन्न अंगों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो होता है हृदय। तो कह सकते हैं, इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन होता है, हार्ट का शासन होता है, या फिर समझने के लिए कह सकते हैं जिस प्रकार से मधुमक्खियां होती है, मधुमक्खियों में जो रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी का शासन होता है। यहाँ पे कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड, इस जगत में, इस संसार में जो अंतिम सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, वो ईश्वर की है। हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार किसी भी राज्य के संचालन में राजा के नेतृत्व में ही राजतंत्र शासन व्यवस्था सर्वोत्तम है। हमें उसके अधीन रहते हुए अपना जीवन का विकास करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये राज्य के राजतंत्र व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करते हैं। एक्विनास ने स्पष्ट किया है, ठीक है। दूसरी बात समझे तो इन्होंने बताया है कि जो प्रजातंत्रीय या लोकतंत्र शासन प्रणाली है, उन्होंने इसका खंडन क्यों किया है। तो इन्होंने यह बताया है कि प्रजातंत्रीय या लोकतंत्र प्रणाली होती है वो अनेक प्रकार के झगड़े, फूट, दलबंदियां होती है, किंतु जो राजतंत्र होता है उसमें सदैव शांति और समृद्धि दिखाई देती है। अब देखो, प्रजातंत्र की बात करें या लोकतंत्र की बात करें, वहां पर हमें क्या दिखाई देता है कि वहां पर बहुतों का शासन होता है, बहुत से लोग उसमें भागीदार होते हैं, शासन सत्ता में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब बहुत से लोग होंगे तो वहां पर कई प्रकार की गुटबंदियां, दलबंदियां, कभी झगड़े, कभी फसाद, कभी विद्रोह होने की संभावना, ऐसी कई समस्या होती रहती है। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था से क्या होता है, अस्थिरता पैदा होती है, और अस्थिरता पैदा होने से किसी भी राज्य के लिए सुव्यवस्था नहीं मानी जाती है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्र है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, सभी व्यक्ति उसके आज्ञा का पालन करते हैं, और वो जो राज्य है वो भी किसके, ईश्वर के नियंत्रण में, अर्थात ईश्वर के जो प्रतिनिधि होते हैं चर्च के नियंत्रण में, यानी राज्य के अस्तित्व को किसमें, चर्च के अधीन मानते हुए स्वीकार करते हैं। सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है राजतंत्र, इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए कि राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। लेकिन एक बात आपको यहाँ भी ये भी समझनी है कि राजतंत्र में आमतौर पर क्या होता है, वंशानुगत होता है, यानी राजा का बेटा राजा, फिर उसका पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, वंशानुगत। लेकिन यहाँ पर एक्विनास स्पष्ट करते हैं, एक्विनास स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि नहीं, राजा का निर्वाचन होगा, राजा का निर्वाचन होगा, और जो योग्य होगा वो ही व्यक्ति शासक बनेगा। वंशानुगत आधार पर किसी प्रकार से राजा नहीं होगा, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट राजतंत्र में एक विशेष बात को स्पष्ट किया है। क्या किया है, इन्होंने कहा कि राजतंत्र वंशानुगत रखने के बजाय निर्वाचित करने की परंपरा का अनुमोदन किया है, ताकि निर्वाचन के बाद राजा शपथ द्वारा प्रशासन के कार्य में संविधान के अनुरूप ही कार्य करेगा। बात को स्पष्ट हुआ कि एक तो राजा है, राजतंत्र का जो शासक यानी राजा किंग है, वो क्या होगा, निर्वाचित होगा, यानी उसका चुनाव होगा, फिर वो क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। क्या होगा, शपथ ग्रहण करेगा। यानी आप देखिए, राजतंत्र शासन व्यवस्था है, उसमें राजा प्रमुख है, राजा के पास सब शक्तियां हैं, लेकिन उस राजा का चुनाव होगा, जनता चुनाव के माध्यम से उस राजा को चुनेगी, और फिर जब राजा अपने पद की शपथ लेगा तो शपथ कुछ कानून व्यवस्था होगी, कुछ संविधान जैसा कुछ होगा, तो वहां फिर वो कह सकते हैं कि शपथ द्वारा हमेशा वो उसको अंदर अंदर प्रेरित करेगा कि नहीं, मुझे
जनता के लिए, राज्य की रक्षा के लिए मुझे काम करना है और वो हमेशा संविधान या कानून से प्रेरित होकर काम करेगा, तो स्वाभाविक है कि बहुत ही अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था चल पाएगी। जितनी भी शासन व्यवस्था है सबसे उन्होंने सर्वोच्च स्थान राजतंत्र को दिया है। तो इस बात से उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है और राज्य का अस्तित्व होना अत्यावश्यक है। सबसे सर्वोच्च सत्ता ईश्वर की है और राज्य ईश्वर की सत्ता के अधीन है, अर्थात उन्होंने एक प्रकार से राज्य और चर्च के मध्य समन्वय बैठाने का, सामंजस्य बैठाने का और संतुलन बैठाने का प्रयास किया है अपनी विभिन्न रचनाओं में। इस बात को स्पष्ट समझा। अब इन्होंने ये भी बताया है कि राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, राज्य क्या क्या कार्य करेगा। तो स्वाभाविक है कि राज्य के जो आमतौर पर जो कार्य होते हैं कॉमन से है कि जो भी कार्य होंगे, सबसे पहले हम देखते हैं शासक के द्वारा कानून का पालन करने की अनिवार्यता। शासक के द्वारा कानून का पालन करने की अनिवार्यता। अब देखिए कानून किसके लिए बने होते हैं? व्यक्ति के लिए, राज्य की प्रजा के लिए। शासक ही बाध्यता करेगा कि जो भी कानून है वो राज्य की जनता पालन करे, यानी कानूनों की बाध्यता पर पूरा विश्वास करते हैं और उसको लागू करने की यकीन करते हैं। दूसरी बात तो उन्होंने बताई है बाह्य आक्रमण से रक्षा। ये तो हर राज्य का एक अनिवार्य काम होता है कि अपने राज्य के अंतर्गत निवास करने वाली जनता का वो सुरक्षा करे, एकता को बनाए रखे, ये संभव है। अर्थात विभिन्न प्रकार के बाह्य आक्रमण होते हैं, उनसे बचा जा सके। तथा सार्वजनिक स्थान है, राज्य के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक स्थान है वो सार्वजनिक स्थानों की चोरी, डकैती या अन्य जो भी अपराध होते हैं उनसे रक्षा करें, सुरक्षा करें, ताकि किसी भी प्रकार की राज्य में अव्यवस्था नहीं फैले, अराजकता नहीं फैले। ये राज्य का एक प्रथम कार्य और कर्तव्य होगा। फिर उन्होंने ये बताया है कि राज्य की जो विशेष मुद्राएं होती हैं तथा भार और नापतोल की प्रणाली को निर्धारित करें, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा अपना एक योगदान निभाती है। राज्य में इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था हो कि जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार की कोई धांधली फरेब नहीं हो, नापतोल है या फिर जो भार से संबंधित है या फिर और व्यवस्था है, इस प्रकार का संतुलन और व्यवस्थित हो ताकि राज्य का विकास भी अच्छे ढंग से संभव हो सके। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। तथा ये कहते हैं कि जो राज्य की जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या को सीमित रखें, अधिक जनसंख्या में विश्वास नहीं करते हैं। जितनी सीमित जनसंख्या होगी उतना ही व्यक्तियों का अपनी प्रजा का शासन सही ढंग से चलने की संभावना रहती है और सब प्रकार से जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति भी कर सके और एक व्यवस्थित राज्य के संचालन का जो एक तरीका है वो अच्छे ढंग से निभा सके। तो ये स्पष्ट हुआ कि सेंट थॉमस एक्विनास के राज्य के संबंध में क्या क्या विचार थे। आज हमने देखा एक्विनास के राज्य संबंधी विचार।